Welcome to Nursing Simplified. Here we are going to learn the nursing topics in a very easy way. So without any further delay, चलो करें पढ़ाई शुरू. The topic of the video is ERCP. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कॉलिसिस्टाइटिस की वीडियो में दैट ERCP एक बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोसीजर है. तो अब हम इसको डिटेल में इस वीडियो में करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज़ एक्चुअली एन ERCP? ERCP एक प्रोसीजर है जो अक्सर हॉस्पिटल्स में किया जाता है टू इवेल्युएट द डिजीजेस रिलेटेड टू द गॉल ब्लैडर, लिवर एंड पैनक्रियाज. ERCP को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हर लेटर से जो वर्ड्स बनते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले. E इज़ फॉर एंडोस्कोपिक, R इज़ फॉर रेट्रोग्रेड, C इज़ फॉर कोलेंजियो, P इज़ फॉर पैनक्रियाटो एंड ग्राफी. ग्राफी होता है इमेजेस, ग्राफ्स, इमेजेस. सो ERCP इज़ एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी. ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम एंडोस्कोप यूज़ करते हैं, रेट्रोग्रेड अप्रोच यूज़ करते हैं. फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. कोलेंजियो रिलेटेड टू बाइल एंड गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाटो इज रिलेटेड टू पैनक्रियाज एंड ग्राफी इज द इमेजेस. एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक है इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एंडोस्कोप इज यूज्ड. इट हैज़ कैमरा अटैच टू इट which visualizes internal structures. Instruments can also be attached along with the camera like biopsy needle. अब आपने सुना होगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं आपकी एंडोस्कोपी होगी. उसमें क्या होता है, अगर आपने देखी होगी एंडोस्कोपी, एंडोस्कोप होता है फ्लेक्सिबल लॉन्ग वायर जैसा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है. उसके आगे कैमरा लगा रहता है और उस कैमरा को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की पिक्चर्स ली जाती हैं. वो हमें बाहर विजुलाइज रहता है. जो कैमरा है उसकी जो पिक्चर्स हैं वो हमें बाहर एक स्क्रीन के ऊपर विजिबल होती हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी. तो वो वहाँ से हम इसको ग्राफी इमेजेस हम कलेक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ रेट्रोग्रेड. रेट्रोग्रेड क्या, अब रेट्रो का मतलब होता है, हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स, रेट्रो सॉन्ग्स, रेट्रो मूवीज़, ठीक है, रेट्रो फैशन. तो रेट्रो क्या होता है, रेट्रो होता है पीछे, पुराना. हम अगर मूवीज़ या फैशन की बात करें तो पुराना. लेकिन रेट्रो इज़ अ डायरेक्शन, मतलब कि बैकवर्ड जाना, हम बैकवर्ड जाते हैं, ठीक है. अगर रेट्रो फैशन की बात करें तो बैकवर्ड फैशन, हम ऐसे ही बात करेंगे. सो रेट्रोग्रेडली जाना मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना. अब यहाँ पे रेट्रोग्रेड क्यों, हम पढ़ेंगे पहले. कंट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डिसेंट ऑफ GI सिस्टम ऑर्गन्स एंड सिक्रीशंस. हम इसमें एक कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं. इस टेस्ट में एक डाई यूज़ करते हैं सारा कुछ विजुलाइज करने के लिए. तो वो जो डाई है वो एक डायरेक्शन में इंजेक्ट की जाती है, लेकिन वो डायरेक्शन किसके ऑपोजिट है. अब हम देखते हैं कि हमारा जो GI सिस्टम है वो यहाँ से ईसोफेगस, देन हमारे पास स्टमक आता है, राइट. देन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आती है. हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट. अब यहाँ से अगर हम लिवर की बात करें तो यहाँ से लिवर निकलता है, ठीक है. यहाँ से पैनक्रियाज है हमारे पास. तो हम इस डायरेक्शन में ही आएंगे, ये डायरेक्शन है, ठीक है. और इसकी जो सिक्रीशंस है वो भी इसी डायरेक्शन में आती हैं, ठीक है. सिक्रीशंस भी बनती हैं, नीचे को आती हैं, ऊपर को कुछ नहीं जाता. अगर वो ऊपर को जाएगा तो वॉमिटिंग होएगी, तो वो रिवर्स डायरेक्शन है, वो नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, राइट. तो जो हम डाई इंजेक्ट करते हैं वो हम अपवर्ड करते हैं. यहाँ से हम इसको लेके आते हैं एंडोस्कोप को, और डाई जो इंजेक्ट करते हैं वो सिक्रीशंस के ऑपोजिट करते हैं. अगर सिक्रीशंस बाहर को आ रही हैं तो डाई हम अंदर को भेज रहे हैं. सिक्रीशंस लिवर में से, गॉल ब्लैडर में से बाहर आएंगी, लेकिन डाई को हम लिवर में, गॉल ब्लैडर में अंदर की तरफ भेज रहे हैं. तो वो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी सिक्रीशंस की डायरेक्शन के. इसलिए रेट्रोग्रेड, पीछे को जाना, बैकवर्ड जाना, राइट. सिक्रीशंस की बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा है दैट पूरे बिलियरी ट्री में कॉमन हेपेटिक डक्ट आती है, फिर सिस्टिक डक्ट के साथ ज्वाइन होती है, कॉमन बाइल डक्ट बनती है. तो वो जो डायरेक्शन है वो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो डाई इंजेक्ट करेंगे वो हम कॉमन बाइल डक्ट से ऊपर की तरफ करेंगे. फिर वो सिस्टिक डक्ट में जाएगी, फिर वो कॉमन हेपेटिक डक्ट में जाएगी, फिर वो ऊपर लिवर में जाएगी, ठीक है. तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ सिक्रीशंस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रेट्रोग्रेड. ये मेन वर्ड है ERCP में जो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए.
So I hope it's clear now. Then is cholangio, related to bile, gallbladder, liver and biliary system. Then pancreato, related to pancreas and the surrounding structures, जो कि sphincters हैं. जहाँ पे pancreas और common bile duct खुलता है उसके ऊपर एक स्फिंक्टर लगा रहता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, जहाँ पे पैनक्रियाटिक एंड बिलरी सिक्रीशंस रिलीज होती हैं, वो होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. और वहाँ पे एक जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ बैटर, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे. तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. देन ग्राफी इज इमेजिंग. ठीक है, तो रेडियोग्राफिकल इमेजेस होती हैं इसमें, क्योंकि हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं तो रेडियोग्राफिकल इमेजेस होती हैं इसमें. अब इसमें दो तरह की इमेजेस हम कह सकते हैं कि एक तो हमारी इमेजेस जो एंडोस्कोप के थ्रू आ रही हैं, कैमरा लगा हुआ है उसके थ्रू आ रही हैं. दूसरा इमेजेस जो हम डाई को इंजेक्ट करते हैं और बाहर से विजुअलाइज करते हैं कि वो डाई कहाँ कहाँ गया. डाई का जो पैटर्न रहेगा वो हम इमेजेस के ऊपर रेडियोग्राफिकल इमेजेस, एक्सरे की जैसे इमेजेस जो हैं वो हम कलेक्ट करेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो ग्राफी इज इमेजिंग. अब ERCP का हमने फुल फॉर्म क्लियर कर लिया. आई होप इट्स क्लियर. अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अब हम कर लेते हैं कि ERCP प्रोसीजर्स की क्या क्या इंडिकेशंस हैं, हम क्यों करते हैं ERCP पेशेंट्स में, डॉक्टर्स क्यों पेशेंट को एडवाइस करते हैं फॉर ERCP. तो अगर पेशेंट को बहुत सीवियर जॉन्डिस है, राइट, उसकी स्क्लेरा में येलोइश टिंट है, स्किन में येलोइश टिंट है, उसके जो लेवल्स हैं लिवर एंजाइम्स के वो बहुत ज़्यादा रेज हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम पेशेंट को कहते हैं, अगर हमें कोई भी कॉज उसका नहीं समझ में आ रहा है या प्रोलॉन्ग्ड जॉन्डिस है, उस सीवियर जॉन्डिस के केस में हमें पता करना ही पड़ेगा कि अंदर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रहा है. तो हम पेशेंट को ERCP के लिए एडवाइस करते हैं. देन ऑब्स्ट्रक्शन टू द बाइल फ्लो. अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट का जो बाइल है वो सही तरह से रिलीज़ ही नहीं हो रहा है, ठीक है, जो रिलीज़ नहीं हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी. हो सकता है कोई गॉल स्टोन हो सकता है कहीं ना कहीं नैरोइंग हो. तो किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको असेस करने के लिए. नेक्स्ट, नैरोइंग ऑफ द बाइल डक्ट्स. अगर हमें सस्पेक्टेड है कि जो बाइल डक्ट्स हैं जो हमने पढ़ा था, कॉमन हेपेटिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, जहाँ गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कहीं से भी जो डक्ट है उसमें नैरोइंग हो गई है, वो वहाँ से इंटरनली कुछ सिक्रीशंस जम गई हैं शायद, इसलिए वो जो पाथवे है, वो जो ल्यूमन है डक्ट का, वो नैरो हो गया और वहाँ से बाइल अच्छे से नहीं निकल रहा, तो हम इसको एडवाइस करेंगे कि आप ERCP करवाओ. गॉल स्टोन्स, अगर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के ऊपर गॉल स्टोन्स डिटेक्ट हुए हैं अल्ट्रासाउंड में, लेकिन वो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टक हैं, जहाँ उनकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम हम सस्पेक्ट कर रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, तो हम ERCP के लिए जाएंगे, राइट. अब नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और नैरोइंग. अब ये हमने पढ़ लिया गॉल ब्लैडर के साथ. नेक्स्ट है पैनक्रियाज. अब हमारे पास पैनक्रियाज एक अनदर ऑर्गन है जिसको हम इसके थ्रू असेस करते हैं. तो पैनक्रियाज के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जो पैनक्रियाज की सिक्रीशंस है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो हम देखेंगे कि अगर उसमें पैनक्रियाटिक डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नैरोइंग है, हमें सस्पेक्ट हो रहा है कि पैनक्रियाटिक जूस जो है अच्छे से नहीं निकल रहे, क्योंकि जो पैनक्रियाज के जूस है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो अगर हमें कहीं भी बॉडी में लग रहा है कि प्रोटीन अच्छे से नहीं डाइजेस्ट हो रहा, तो हम ऑब्वियसली पैनक्रियाज को टेस्ट करना चाहेंगे, तो हम ERCP का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज डिसफंक्शनल स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. ठीक है, एम्पुला ऑफ बैटर जो है क्या, जंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट एंड CBD. हमने पहले भी पढ़ा है कॉलिसिस्टाइटिस में दैट द होल पैनक्रियाटिक एंड बिलियरी ट्री. उसमें हमने देखा है कि जो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड CBD है वो एक जगह आके खुलते हैं. यहाँ पे जैसे पैनक्रियाज है और यहाँ पे CBD आ रही है, तो ये यहाँ पे इकट्ठे होके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलते हैं. ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है, इसकी जो जगह है उसके ऊपर एक मस्कुलर पहले तो वॉल बनी रहती है ओपनिंग के बाहर, देन एक ओपनिंग है जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है. तो दो चीज़ें हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई डिसफंक्शन तो नहीं हो रहा. हो सकता है कि इसमें नैरोइंग हो गया है, हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि वो ब्लॉक हो रहा है, हो सकता है जो मसल लेयर है वो इतनी ज़्यादा ऊपर को बढ़ गई है, उसका फ्लैप ऐसे बढ़ गया है कि वो ओपनिंग ही क्लियर नहीं है, वहाँ पे ब्लॉकेज है. तो हम उसको टेस्ट करने के लिए भी ERCP का यूज़ करेंगे. तो इंडिकेशंस में हमने देखा कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू डायग्नोज. अब हमने पढ़ा था कि इट इज़ बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक, हमने कॉलिसिस्टाइटिस में डिस्कस किया था. तो यहाँ पे गॉल स्टोन्स हमने पढ़े थे, राइट. तो गॉल स्टोन्स को चेक करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे, और थेराप्यूटिक है कि हम इसको यूज़ करेंगे फॉर रिमूविंग आउट द गॉल स्टोन्स. अगर कोई गॉल स्टोन स्टक हो गया है या हमें लगता है कि
फ्यूअर गॉल स्टोन्स हैं जो हम इजीली थ्रू ERCP निकाल सकते हैं, तो हम एंडोस्कोप के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगा के भेजेंगे, ठीक है, जो कि उसको जो गॉल स्टोन है उसको ग्रैस्प करेगा और बाहर निकाल देगा। अगर ये डॉक्टर को लगेगा कि वो ERCP के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं तो वो कर देंगे। और हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर बायोप्सी। अगर हमें लगता है कि कुछ सस्पेक्टेड कैंसर है या ऐसा कुछ ट्यूमर है या सेल ग्रोथ है जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम एंडोस्कोप के साथ एक साइटोलॉजी नीडल या साइटोलॉजी ब्रश या बायोप्सी नीडल लगा के उसको इंसर्ट करेंगे, सो दैट जहाँ भी टिश्यू है या एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ से हम सैंपल ले सकें अलॉन्ग विद द प्रोसीजर, तो हम उसको बाहर निकाल के टेस्ट कर सकते हैं फॉर द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। किस किस केस में हमने ERCP सुजेस्ट नहीं करना, पेशेंट को एडवाइस नहीं करना, और किस किस केस में जो डॉक्टर्स हैं वो इसे अवॉइड करते हैं। ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर डॉक्टर को लगता है कि किसी भी तरह की ईसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन है, जो हमारी फूड पाइप है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है, जहाँ उसमें कुछ अल्सर्स हो गए हैं, जहाँ कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन है जो हार्म कॉज कर सकती है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, तो डॉक्टर्स इसको एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो थ्रू माउथ और ईसोफेगस ही जाना है, तो वहाँ पे हम पेशेंट को कुछ मेजर इंजरी ना कर दें, तो इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। सस्पेक्टेड डुओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, अब हमने पढ़ा कि ये जो डुओडेनम है वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे, क्योंकि वहीं पे ओपनिंग है जो बिलियरी और पैनक्रियाटिक ट्री में जाती है। तो अगर उसमें डुओडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके डुओडेनम पार्ट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम उसको एडवाइस नहीं करेंगे। देन इज एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। अब पैनक्रिएटाइटिस ये वर्ड है हमारे पास, आइटस लगा है इसके पीछे, तो मतलब कि इन्फ्लेमेशन है किसकी, पैनक्रियाज की, और एक्यूट ये बहुत ही सिवियर डिसऑर्डर है। इसको हम आगे चल के फर्दर ज़रूर इस पर एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर पैनक्रियाटिक कोई भी ऐसा कंडीशन चल रहा है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन है, कुछ पैनक्रियाज में कुछ डिसऑर्डर है, तो उस केस में भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने पैनक्रियाज को किसी तरह इंजर कर दिया या रप्चर कर दिया या उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो बहुत ही फेटल प्रूव हो सकता है पेशेंट के लिए। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है या हमें लगता है कि चाइल्ड बेयरिंग एज में है लेडी, वो प्रॉबेबली प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो हम उस केस में कभी भी ERCP नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने कहीं ना कहीं पंक्चर कर दिया, गलती से भी पंक्चर हो गया पेशेंट को, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है, आप एक इंटरनल पेशेंट की ट्यूब के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट पास कर रहे हो, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है जहाँ पे हमें लगता है कि प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है, हम मदर और बेबी को हार्म कर सकते हैं, तो हम कभी भी ये प्रोसीजर ऑब्वियसली नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है पेशेंट के लिए एलर्जी टू आयोडीन। आयोडीन क्या है, कंट्रास्ट मीडिया। आपने पढ़ा होगा कि हम पेशेंट को डाइज देते हैं, CT स्कैन के लिए भी देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो पेशेंट को एक डाई पिलाया जाता है, पानी में घोल के, सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल डाई होता है जिसका नाम आयोडीन है। आयोडीन एक रेडियोलॉजिकल कंपाउंड है जो अंदर जाके रेडियो एमिशन करता है और एक्सरे पे या इमेजेस पे विजिबल होता है पेशेंट के, तो इसलिए आयोडीन को हम ऐसे प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं। तो अगर पेशेंट को आयोडीन से एलर्जी है, ऑलरेडी हमें पता है, तो हम उस केस में कभी भी ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। वी विल डेफिनेटली फाइंड एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। नेक्स्ट इज सर्टन मेडिकेशंस, और इसमें स्पेसिफिकली मेटफॉर्मिन का नाम लिया गया है, ठीक है। मेटफॉर्मिन एक दवाई होती है जो आपने देखा होगा अक्सर जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उसको दी जाती है। अगर आपके घर में या रिलेटिव्स में किसी को भी डायबिटीज़ है तो आप देखोगे कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। मेटफॉर्मिन ब्लड शुगर लेवल्स लो करता है, तो अगर पेशेंट ओरल मेटफॉर्मिन पे है, मतलब कि टैबलेट फॉर्म में मेटफॉर्मिन ले रहा है, तो हम उसको पॉसिबली उसको विद होल्ड करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रहे हैं तो हम उसको इंसुलिन पे डाल सकते हैं जितनी देर के लिए हमने प्रोसीजर करना, लेकिन हम उसको मेटफॉर्मिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको मेटफॉर्मिन देंगे तो वो जो मेटफॉर्मिन है दिस इज़ नोन टू रिएक्ट विद आयोडीन। तो अगर हम पेशेंट को जो मेटफॉर्मिन ले रहा है उसको हम आयोडीन पिला देंगे तो वो एक रिएक्शन कॉज करता है जिसको हम लैक्टिक एसिडोसिस बोलते हैं। वेरी सीवियर रिएक्शन होता है उस केस में पेशेंट के लिए, और वो पेशेंट के लिए फेटल प्रूव हो सकता है। तो रिएक्शन इज लैक्टिक एसिडोसिस, राइट। तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए पहले ही हिस्ट्री ले लेंगे, और अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहा है तो उसको हम मेटफॉर्मिन के साथ ये टेस्ट नहीं करेंगे, या तो विद होल्ड करेंगे या उसका ऑल्टरनेटिव जैसे कि इंसुलिन, तो वो हम उसको दे सकते हैं।
नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर प्रेपरेशन। अब हमने प्रोसीजर के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है, मतलब कि हमारे पास क्या क्या बिफोर हैंड हमारे पास होना चाहिए सो दैट हम पेशेंट का प्रोसीजर कर सकें। ये प्रोसीजर हम 2 सेटिंग्स में कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड है हॉस्पिटल में तो भी हम कर सकते हैं। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है तो उसके लिए हमें आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, ओपीडी बिहाफ पे भी हम इसको कर सकते हैं, मतलब कि पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर हमें लगता है कि पेशेंट को आफ्टर प्रोसीजर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है तो हम पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्जर्वेशन में थोड़ी देर रखने के बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज सेम डे कर सकते हैं। तो ये ओपीडी बेस्ड सेटिंग में भी हम कर सकते हैं। तो प्रोसीजर के लिए हमें क्या क्या नीडेड है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे हम पेशेंट की, जैसे कि चेस्ट एक्सरे, क्योंकि हमें रूल आउट करना है कि कोई चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, या कुछ ऐसा जो हमें कॉन्ट्राइंडिकेट करे, राइट। अल्ट्रासाउंड, तो अब हम पेशेंट में इंटरनली इन्वेड कर रहे हैं, इन्वेजिव जा रहे हैं, उसके पहले हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, एक पिक्चर होनी चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हम टेस्ट क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास गॉल स्टोन्स हैं तो हमें पता होना चाहिए बिफोर हैंड, राइट। देन प्रीवियस कोलेंजियोग्राफी रिपोर्ट, अगर पेशेंट की कोई पहले भी ऐसी कोलेंजियोग्राफी हुई है, कुछ इमेजिंग हुई है, तो हमारे पास वो रिपोर्ट्स होनी चाहिए सो दैट हम देख सकें, कंपेयर कर सकें कि पिछली बार क्या था और इस बार क्या चेंजेस आ रहे हैं। देन कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें करनी ही करनी है, ये 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन। ये 2 टेस्ट हैं जो रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं, किडनी टेस्ट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो डाई हम देंगे आयोडीन की फॉर्म में वो एक्सक्रीट होगी किडनी से। तो हमें पता होना चाहिए कि किडनी हमारी इतनी केपेबल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जो डाई है उसको एक्सक्रीट कर पाए, ठीक है। अगर वो किडनी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उसको मान लो पहले ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि उसका ब्लड यूरिया ठीक नहीं है, सीरम क्रेटिनिन ठीक नहीं है, मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को अच्छे से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है किडनी, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है पेशेंट को रीनल फंक्शन की कुछ प्रॉब्लम चल रही हो पहले से, पेशेंट डायलिसिस पे भी हो सकता है। तो अगर उसके ये टेस्ट ठीक आते हैं तो ही हम इस पेशेंट में ये टेस्ट कर पाएंगे। अगर उसका पेशेंट का क्रैट लेवल ठीक नहीं आता, मतलब कि पेशेंट की किडनी अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है कि हम जो डाई दें वो पेशेंट हैंडल ना कर पाए। तो उस केस में ये 2 टेस्ट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट। देन इज़ ब्लड शुगर्स। ऑब्वियसली अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो हम ब्लड शुगर चेक करेंगे ही पेशेंट का, क्योंकि हमें जानना है कि पेशेंट का नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स कितना है। अगर पेशेंट डायबिटिक हुआ तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अगर पेशेंट कोई मेडिकेशन पे है तो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर हम पेशेंट को एनपीओ करके करते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन पेशेंट के मुंह में आप कुछ डाल रहे हो, राइट, पेशेंट के मुंह के थ्रू आपको जाना है, तो आप नहीं चाहते कि अगर आप पेशेंट के मुंह में एंडोस्कोप डालो तो उसने जो खाया पिया वो बाहर निकल जाए। तो उसके लिए हम पेशेंट को कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग तो बोलेंगे। कोई भी प्रोसीजर ऐसा होता है तो फास्टिंग होती है, एनपीओ रखना होता है ओवरनाइट या 8 घंटे के लिए। तो पेशेंट को कुछ भी नहीं देना है पहले से, तो उस केस में पेशेंट के ब्लड शुगर्स लेवल अप एंड डाउन हो सकता है। तो उसके लिए हमें बिफोर हैंड पता होना चाहिए कि पेशेंट किस लेवल की ब्लड शुगर मेंटेन कर पा रहा है। देन इज़ लिवर फंक्शन टेस्ट, ये हम करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें चेक करना है लिवर एंजाइम्स कैसे चल रहे हैं, जो हमारा बिलीरुबिन है वो कैसा चल रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी सिवियरिटी वाली कंडीशन को चेक करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशंस, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल इज़ मेटफॉर्मिन, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। अगर पेशेंट कोई भी ऐसी दवाई ले रहा है जो उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करती है इस प्रोसीजर के लिए, तो हम उस पेशेंट की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंटली पूछेंगे, और ये हमें याद रखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहा है तो हम उसको डाई नहीं दे सकते। तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमें पेशेंट से पूछनी है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया वैसे मेटफॉर्मिन, क्योंकि ये मेटफॉर्मिन हम डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट को देते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है ये, मतलब कि जो ओरली देते हैं, और जो हाइपोग्लाइसेमिक है मतलब कि ब्लड शुगर्स को लो करता है। तो ये है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हम देते हैं, तो हमने इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, और ये लैक्टिक एसिडोसिस कर सकता है अगर किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड है। तो ये हमने सब कुछ करना है प्रोसीजर से पहले, हमने प्रेपरेशन में करना है ये। अगर पेशेंट एडमिट है तो हम हॉस्पिटल में ही पहले कर लेंगे, और अगर पेशेंट एडमिट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि आप ये टेस्ट करवा के आओ, फिर हम उनको चेक करेंगे, टेस्ट की रिपोर्ट्स देखेंगे, और फिर हम पेशेंट को प्रोसीजर के लिए टाइम दे देंगे और प्रिपेयर करेंगे। अब हमने प्रोसीजर डे पे क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है।
सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, कंसेंट लेना है पेशेंट का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर करते हैं ऐसा जैसे जिसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व हो, तो हमें पेशेंट को पूरा रिस्क और प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, और अगर पेशेंट उस कंसेंट फॉर्म में बोलता है कि हाँ मैं ये प्रोसीजर करवाऊंगा, तभी हम करवा पाते हैं। क्योंकि अगर रिस्क इन्वॉल्व हुए, पेशेंट को बाई चांस प्रोसीजर के दौरान कुछ हो जाता है, तो हमारे लिए वो लीगली प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो दैट्स वाई वी शुड हैव अ कंसेंट बिफोर हैंड। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर एंड रिस्क। अगर हम पेशेंट के ऊपर कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, आपको पता होगा कि अगर आप पेशेंट को हेयर केयर भी देते हो तो उसमें आप पेशेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन देते हो प्रोसीजर का। और इसमें तो हम पेशेंट के अंदर एक इन्वेजिवली जा रहे हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें उसके रिस्क भी बताने पड़ेंगे कि आपको पंक्चर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जो भी है, तो वो हम पेशेंट को प्रॉपरली बताएंगे। नेक्स्ट इज जो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, NPO 8 आवर्स। मैंने पहले भी डिस्कस करा। तो हम पेशेंट के मुंह के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, तो पेशेंट को खाली पेट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर गैग रिफ्लेक्स आएगा और सारा कुछ बाहर, तो दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। और अगर पेशेंट ने NPO नहीं किया होगा, ठीक है, तो वो जो गैग रिफ्लेक्स आएगा उसके साथ जो पेशेंट है वो एस्पिरेट भी कर सकता है, सो दैट कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम। तो हमें ध्यान रखना है और पेशेंट को एजुकेट करना है। स्ट्रिक्ट NPO फॉर 8 आवर्स। देन पेशेंट के हम वाइटल साइंस लेंगे, ये हर प्रोसीजर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी हम ऐसा कोई प्रोसीजर करते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसका BP बढ़ सकता है, ठीक है। अगर पेशेंट एनजाइटी रिलेटेड है, उसको उसकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, तो उन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ऐसी भी कोई कंडीशन अराइज होती है हमारे पास, तो हमें फर्दर प्रोसीजर को डिले करना पड़ेगा या होल्ड करना पड़ेगा एज पर द ऑर्डर्स। देन इज इमोशनल सपोर्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस केस में। वाई? क्यों? क्योंकि पेशेंट को हम इन्वेजिवली ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंट के अंदर मुंह के थ्रू हम एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, और पेशेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे माइंड में, डर होगा, पेशेंट नर्वस है, पेशेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसा प्रोसीजर होगा, क्या होगा। अक्सर एंडोस्कोपिक जो प्रोसीजर्स होते हैं इसके लिए पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, तो हमें पेशेंट को एक्सप्लेनेशन देनी है और इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है, उसके क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसके डाउट्स क्लियर करने हैं, और उनको प्रॉपरली प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उनको इमोशनली भी हमने सपोर्ट करना है। ये नर्स का इंपॉर्टेंट एक रोल रहता है। देन बिफोर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अ फ्यू यूजेस। हमने पहले इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस कर लिए, लेकिन किस किस केस में हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डायग्नोसिस ऑफ पैनक्रियाटिकोबिलियरी डिजीजेस, ठीक है। क्या क्या डायग्नोज कर सकते हैं हम इसमें? गॉलस्टोन्स डायग्नोज कर सकते हैं, नैरोइंग डायग्नोज कर सकते हैं, कोई भी स्फिंक्टर के रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है वो डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है वो डायग्नोज कर सकते हैं, कोई लीजन्स बने हैं, कैंसरस टिश्यू बन रहा है, वो डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देन इज ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट किस किस चीज़ की होती है? ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन थ्रू, अब जो हमने पढ़ा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किसमें, गॉल स्टोन्स की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या फिर जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें नैरोइंग हो गई है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, पैनक्रियाटिक डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो उसमें हम दो तरह की चीज़ें करेंगे, टेम्पररी बलून इन्फ्लेशन और परमानेंट स्टेंट प्लेसमेंट। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, जो हम आगे चल के फर्दर डिस्कस करेंगे। ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं जो हम इसके साथ कर सकते हैं, ERCP के साथ, लेकिन फ़िलहाल हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए इसकी पिक्चर्स अटैच कर दूंगी। उसके बाद आ गया हमारे पास स्फिंक्टरोटमी टू डायलेट एम्पुल ऑफ वाटर इन केस ऑफ नैरोइंग। स्फिंक्टरोटमी, दो पार्ट्स हैं इस वर्ड के। सबसे पहले आएगा हमारे पास स्फिंक्टर और ऑटोमी। पॉलिसिस्टाइटिस की वीडियो में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, जैसे कि ऑटमी, एक्टमी, ऑस्टमी। आई विल लिंक द वीडियो, सो डू चेक इट आउट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स। बट ऑटमी मैंने आपको बताया था कि हम ओपनिंग क्रिएट करते हैं, सो दैट हम होल क्रिएट करके हम उसके थ्रू एक्सेस कर पाएँ, हम उसको यूज़ कर पाएँ फॉर वेरियस थिंग्स। तो स्फिंक्टरोटमी, हम इसमें ओपनिंग क्रिएट करेंगे। जो स्फिंक्टर है उसमें जो प्रॉब्लम हो गई है, वो बंद हो गया है किसी तरह से, वहाँ पे मस्कुलर वॉल जहाँ ओवरग्रो कर गई है, जहाँ नैरोइंग हो गई है, तो हम उसको खोलने के लिए ओपनिंग क्रिएट करेंगे, ताकि जो एम्पुल ऑफ वाटर है, जो ओपनिंग है, वो डायलेट हो सके। अगर नैरो हो गई है तो वो डायलेट हो सके, सो दैट जो ऊपर से सिक्रीशंस आ रही हैं वो ईजिली फ्लो कर सकें टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। नेक्स्ट इज
बायोप्सी और साइटोलॉजी इफ़ कैंसर सस्पेक्टेड। हमने पीछे भी पढ़ लिया था इंडिकेशंस में कि हम एंडोस्कोप के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अटैच कर देते हैं, साइटोलॉजी ब्रश कर सकते हैं या बायोप्सी नीडल उसके साथ अटैच कर सकते हैं, सो दैट जो हमें सस्पेक्टेड टिश्यू है जहाँ कुछ ऐसे सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट कर सकें और उसको टेस्ट के लिए भेज के हम टेस्ट कर सकें कि कहीं कुछ एबनॉर्मल या कैंसरस ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। सो दीज आर द फ्यू यूजेस। नेक्स्ट हम कर लेंगे प्रोसीजर और उसी में हम डिस्कस करेंगे ये जो हमने 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए थे। यहाँ पे हमारे पास प्रोसीजर आता है, पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑर्गन्स, ये है हमारा स्टमक, राइट, दिस इज़ आवर लिवर, गॉल ब्लैडर, ये हमारी डक्ट्स आ रही हैं, एंड दिस इज़ आवर पैनक्रियाज फॉर रेफरेंस। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डुओडेनम, ठीक है। और यहाँ पे है एम्पुला ऑफ वाटर और इसके अंदर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है जो एक डोर की तरह काम करता है, वाल्व की तरह काम करता है कि ये ओपन होगा, क्लोज होगा, वो सिक्रीशंस जो हैं कब रिलीज़ करनी है कब नहीं करनी, तो वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कंट्रोल करता है। तो यहाँ से जो ओपनिंग है एम्पुला ऑफ वाटर वो डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट डुओडेनम में ओपन हो रहा है और यहाँ से एक्सेस जा रहा है हमारा कॉमन बाइल डक्ट को, पैनक्रियाटिक डक्ट को और फर्दर ऊपर के ऑर्गन्स को। तो ये हमारे पास जीआई सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक हमने ब्लू कलर का जो ट्यूब बनाया है दैट इज़ आवर एंडोस्कोप। ये लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके आगे एक कैमरा अटैच होता है, राइट। तो ये हमने इस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के थ्रू ही इंसर्ट करना है। ये ईसोफेगस है जो माउथ के साथ फर्दर कनेक्ट रहेगी, तो हमने माउथ के थ्रू इंसर्ट करना है, वो स्टमक से होके जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा। फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इट इज़ एन इन्वेजिव प्रोसीजर। तो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जो वो नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव होते हैं। इन्वेजिव वो होते हैं जिसमें हम पेशेंट की बॉडी के अंदर जाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो हम पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जैसे कि आईवी कैनुला, वो भी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कौन सा हुआ, जैसे कि बीपी अपरेटस, वो हम उसको एक्सटर्नली ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो कैनुला है हम उसको इंटरनली इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव में। अब हम पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्वेड कर रहे हैं इस केस में, तो ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। मे नीड लोकल और जनरल सिडेशन। अब पेशेंट जो है वो कॉन्शियस भी हो सकता है और उसको सिडेट भी करना पड़ सकता है। पेशेंट के माउथ के थ्रू आप कुछ चीज़ अंदर इंसर्ट कर रहे हो तो वो पेशेंट के लिए एंजाइटी हो सकता है, प्लस पेशेंट को जो है पेन हो सकता है थ्रोट में, तो उस केस में पेशेंट को एक लोकल सिडेशन भी दिया जा सकता है, जैसे कि हम एनेस्थीसिया की स्प्रे लगा सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो लोकल सिडेशन होती है, पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम सिडेशन का इफेक्ट डालते हैं, थ्रू इंजेक्शन डाल सकते हैं, थ्रू स्प्रे डाल सकते हैं, ताकि उसमें जो पेशेंट की सेंसेशन है वो नम हो जाए, पेशेंट को कुछ भी फील ना हो। तो इस केस में भी हम पेशेंट के माउथ में सिडेशन दे सकते हैं। और अगर पेशेंट ज़्यादा एंजाइटी हो रही है या कुछ ऐसा हमारे पास सिचुएशन है जिसमें हम जनरल सिडेशन भी दे सकते हैं, मतलब पेशेंट को प्रॉपरली हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं और पेशेंट को प्रॉपरली बेहोश कर लेते हैं, सो दैट पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट इंसर्टेड थ्रू माउथ। कौन सा लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, एंडोस्कोप, वो माउथ के थ्रू इंसर्ट करेंगे, विच पासिस थ्रू ईसोफेगस, हमने पढ़ लिया यहाँ पे माउथ के थ्रू इंसर्ट करेंगे, ईसोफेगस से पास होगा, एंड स्टमक, स्टमक से भी हम पास कर देंगे टू रीच द डुओडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ईसोफेगस में से होके, स्टमक में से होके नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका क्या पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, इलियम एंड जेजुनम। तो डुओडेनम पार्ट जो है उसका फर्स्ट पार्ट है जहाँ से हमें एक्सेस मिलता है टू लिवर एंड पैनक्रियाज, इसी को हमने चेक करना है। तो डुओडेनम तक हमने जो है वो एंडोस्कोप लेके जाना है। नेक्स्ट इज एंडोस्कोप रीचेज एम्पुला ऑफ वाटर, जो हमने पढ़ा कि ये ओपनिंग होती है जंक्शन की, जो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट को मिला के जो जंक्शन बनता है और जो ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ तक एंडोस्कोप जाएगा। आफ्टर दैट प्रोब और कैथेटर यूज्ड टू इन्वेड थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब जो एंडोस्कोप है वो थोड़ा मोटा पाइप रहता है, ठीक है, उसको हम कहाँ तक लेके जाते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर तक। उसके आगे एक पतला सा कैथेटर या प्रोब एक यूज़ की जाती है, यहाँ तक मेन इंस्ट्रूमेंट जाएगा, फिर इसके थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे इसी पाइप के थ्रू, जो आगे एम्पुला ऑफ वाटर से स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से होके वो पतला पाइप होगा, क्योंकि ये जो डक्ट्स हैं वो नैरो हैं, ईसोफेगस के कंपैरेटिवली वो छोटी हैं, तो उसमें एक छोटा हम प्रोब या कैथेटर इंसर्ट करेंगे जो फर्दर हमें आगे टेस्ट में हेल्प करेगा। अब जो हमने यहाँ पे कैथेटर या प्रोब इंसर्ट किया उसको हम कैसे यूज़ करेंगे,
कंट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड इनटू पैनक्रियाटिकोबिलियरी सिस्टम। ये बाहर हमें इसके जो पिक्चर्स हैं वो विजुलाइज हो रहे होंगे। तो हम पैनक्रियाज में अगर जाना चाहते हैं तो ये जो कैथेटर हम पैनक्रियाज में भेज देंगे और डाई इंजेक्ट कर देंगे। और अगर हमें इस चीज़ को एवेलुएट करना है, सिस्टिक डक्ट को, कॉमन हेपेटिक डक्ट को, कॉमन बाइल डक्ट को, तो जो कैथेटर है वो कॉमन बाइल डक्ट में लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके हम जो डाई है उसको इंजेक्ट कर देंगे। तो जो माउथ के बाहर हमारे पास पार्ट रहेगा उसमें हमारे कुछ ल्यूमन्स लगे रहते हैं, तो हम उसमें से बाहर से ही सिरिंज में डाई डाल के इंसर्ट कर देंगे और जो डाई है वो एंडोस्कोप के थ्रू होकर, उस कैथेटर के थ्रू होकर हमारे सिस्टम में चली जाएगी। तो डाई यहाँ पे इंजेक्ट होगी और वो डाई जो है वो ट्रेवल करेगी ऑर्गन्स में, और हमने पहले भी पढ़ा वो रेडियो एक्टिव होती है, वो बाहर इमेजेस पे हमें विजिबल होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब जो जो डाई है वो ट्रैवल करती है, इस अगर हमने यहाँ पे इंजेक्ट करी तो वो डाई इसी डक्ट में से ट्रैवल करके फर्दर आगे तक जाएगी, जहाँ जहाँ तक वो पहुँच सकती है वो जाएगी और सारा इल्यूमिनेट कर देगी। एक तरह से जैसे हमारे पास इल्यूमिनेशन आ जाएगी, जो विजिबल हमें सारा कुछ स्ट्रक्चर होने लग जाएगा, तो हम उसकी पिक्चर्स ले सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे डाई हमने इंजेक्ट करा और यहाँ पे हमारे पास गॉल स्टोन अटका हुआ है, तो ये डाई यहाँ से जाकर यहाँ शो करेगी कि कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ तो वो थोड़ी बहुत जो जगह मिलेगी वहाँ से निकल के जाएगी या फिर इसके आगे नहीं जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉपरली वो विजिबल नहीं होगी आयोडीन, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो एक्सरे इज टेकन टू इवेल्युएट डाई मूवमेंट एंड पोटेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ डाई। अब हमने बाहर से एक्सरेज ले लेने हैं, उस पर जो डाई है उसका प्रॉपर एक पाथवे डिटेक्ट हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे डाई गई, कहाँ नहीं गई, कहाँ पे जो डक्ट है वो प्रॉपर विजिबल नहीं हो रही है। क्योंकि अगर डाई ठीक से गई है, वहाँ पे उसका पाथवे क्लियर है, तो मतलब कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ठीक है। अगर वहाँ कुछ ना कुछ हमें लग रहा है कि डाई के पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो हमें विजिबल हो जाएगा इमेजेस पे, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फिर फर्दर प्रोसीजर करेंगे। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे दो चीज़ें, दैट टेम्पररी बलून इन्फ्लेशन एंड परमानेंट स्टेंट प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ा था कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो उसको हम क्लियर कैसे करेंगे। अब हम यहाँ तक एंडोस्कोप लेके आए, ठीक है, तो हमने डाई इंजेक्ट करके कर लिया चेक। लेकिन अगर हम इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें तो यहाँ तक हम एंडोस्कोप लेके आएंगे, उसके बाद हम डाई नहीं इंजेक्ट करेंगे। अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम डाई की जगह जो है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने टेम्पररी, अगर हमें लगता है कि हमें टेम्पररी सोल्यूशन चाहिए, मान लो यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ से हम जो गाइड वायर एक पास करेंगे और उसके साथ लगा होगा एक बैलून, ठीक है, वो बैलून आता है और उसको हम इन्फ्लेट कर देंगे, उस बैलून को हम इन्फ्लेट कर देंगे। और अगर वो नैरोइंग हुई है, मान लो ये जो है ऐसे कुछ नैरोइंग हो गई है, मसल ग्रो कर गया है या कुछ सिक्रीशंस जम गई हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बैलून इंसर्ट कर देंगे यहाँ से। बैलून, मान लो ये हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट है, तो हमने क्या करा, एक गाइड वायर के थ्रू वो इंसर्ट किया। वो पहले नॉर्मल ऐसे होगा, यहाँ पे मान लो बैलून है, हमने बाहर से जहाँ से हमारे पास एक्सेस है, हमने सिरिंज में एयर इंसर्ट करनी है, मान लो फॉर एग्जांपल 5 ml, हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, तो वो 5 ml एयर हमने उसमें इंसर्ट कर देनी है, इंजेक्ट कर देनी है बाहर से, ठीक है। वो एंडोस्कोप के थ्रू ट्रैवल करके उस कैथेटर में जाएगी और उस गाइड वायर में से ट्रैवल करके इस बैलून में जाएगी और ये बैलून ऐसे इन्फ्लेट हो जाएगा यहाँ पे, राइट, इन्फ्लेट हो जाएगा। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन थी वो पीछे हो गई बैलून के प्रेशर के साथ, और वहाँ से जो ट्यूब है वो खुल गई, उसका रास्ता क्लियर हो गया। वो नैरो थी पहले, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को हमने बैलून की वजह से बैलून को फुला के हमने डक्ट को प्रॉपरली एक शेप में ले आए हम, और वो ठीक हो गई। ये था हमारे पास टेम्पररी सोल्यूशन कि हमने बैलून को कर दिया इन्फ्लेट, बैलून इन्फ्लेट हो गया, वो जो नैरोइंग थी वो ठीक होगी। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी मेजर, मान लो ये डक्ट है, हमारे पास कुछ ऐसी मस्कुलर लेयर है जिसको हम कट भी नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसा ट्यूमर ग्रो हो गया है, हम उसको कट नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। अगर इतनी बड़ी पाइप थी, डक्ट थी जिसमें से सिक्रीशंस आनी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसके रास्ते में ब्लॉकेज आ गई है, तो हमें उसको टेम्पररी क्योर नहीं करना, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो आपने सुना होगा कि हार्ट में हम स्टेंट डालते हैं। स्टेंट एक तरह की ट्यूब होती है जो जनरली हम हार्ट में डालते हैं, जो उसकी आर्टरीज होती हैं, ब्लड फ्लो हो रहा होता है जहाँ पे, तो उसमें एक हम आर्टिफिशियल एक पाथवे क्रिएट कर देते हैं जो हम इंसर्ट कर देते हैं, और वहाँ से जो ब्लड फ्लो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, वो हम वहीं पे रहने देते हैं। तो इसमें भी हम स्टेंट डाल सकते हैं। मान लो हमारे पास ये नैरोइंग हुई पड़ी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ही जाएंगे, इसी पाथवे के थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर इसके आगे हम कैथेटर या गाइड वायर जो भी हमें डालना है वो डालेंगे, और जो स्टेंट है उसको पास करेंगे।
इसमें से, ठीक है। तो मान लो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास पहुँच गया स्टेंट। तो स्टेंट जो है हम इसको यहाँ पे प्रॉपरली खोल देंगे। स्टेंट पहले ओपन नहीं होता, जब अंदर जाता है तो हम बाहर से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, हमारे पास बाहर एक्सेस होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं, स्टेंट को ओपन कर देते हैं और ये पाथवे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि जो सिक्रीशंस ऊपर से आएंगी वो प्रॉपरली इस स्टेंट के थ्रू होके जाएंगी। मतलब ये डक्ट थी, उसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल डक्ट, आर्टिफिशियल पाइप इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो वो उसी में से होके जाएगा। हमने एक आर्टिफिशियल पाथवे क्रिएट कर दिया जो हमारे पास सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है, ठीक है, वो ख़राब नहीं होगा। तो वो हमने इंसर्ट कर दिया, उसमें कोई भी सिक्रीशन नहीं जमेगी, वो प्रॉपरली जो पाथवे है उसको खोल के रखेगा और उसी में से सिक्रीशंस ट्रैवल करेंगी। तो ये हो गया परमानेंट सोल्यूशन, हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं और वो वहाँ से ही सिक्रीशंस ट्रैवल करती हैं और पाथवे ओपन हो जाता है, राइट। तो हमने डिस्कस कर लिया दो ऑप्शन, टेम्पररी बेलून इन्फ्लेशन एंड परमानेंट स्टेंट प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। अब हमने पेशेंट के अंदर डाला है एक इंस्ट्रूमेंट माउथ के थ्रू, ठीक है। तो उस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो सकती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पॉसिबल हैं इस केस में, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन आएगी पेन इन एब्डोमेन एंड सोर थ्रोट। अब एब्डोमेन में पेन हो सकता है क्योंकि बाहर से कुछ इंस्ट्रूमेंट डाला था और हमने कुछ ना कुछ तो अंदर किया है, तो पेशेंट को प्रॉबेबली पेन हो सकता है उसको थोड़ा वहाँ डिस्कम्फर्ट रहे, तो वो पॉसिबल है। या फिर सोर थ्रोट हो सकता है पेशेंट को क्योंकि पेशेंट के गले में से कुछ निकल के गया है जो जनरली नहीं वहाँ पे होता है। हमने एक इंस्ट्रूमेंट पास किया तो हो सकता है कि उसको गले में दर्द रहे, उसको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो, पेशेंट कंप्लेन कर सकता है उस चीज़ के लिए। तो सोर थ्रोट के लिए हम गागल्स उसको कर सकते हैं प्रिस्क्राइब पेशेंट को कि वो गागल्स करे, तो उसमें जो मसल्स हैं, मसल लेयर है थ्रोट की, उसको थोड़ा आराम मिलेगा। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा ये कॉमन चीज़ है पेशेंट के लिए क्योंकि पेशेंट अगर तो पेशेंट लोकल सेडेशन में होगा, हो सकता है उसको पता ना चले, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको गैग रिफ्लेक्स हो सकता है। जब पेशेंट सेडेशन से बाहर आ जाएगा तब भी ये कॉमन है क्योंकि पेशेंट के माउथ के थ्रू कुछ अंदर गया था, उसको फीलिंग आ सकती है, या अगर वो सोच रहा है तो भी उसको वो फीलिंग आ सकती है और वो गैग रिफ्लेक्स आएगा उसको, तो वो वॉमिट कर सकता है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट और फेटल कॉम्प्लिकेशन है इसकी पंक्चर इन बाइल डक्ट, पेरिटोनाइटिस। हमने एक इंस्ट्रूमेंट डाला है, ठीक है, हम अंदर जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर्स कर्वी हो सकता है, हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी कर्व्स में है। जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैसे तो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन बाय चांस इन एनी केस अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी डक्ट को, किसी भी स्ट्रक्चर को पंक्चर कर देता है, तो जो सिक्रीशंस हैं जो डक्ट में रहनी चाहिए वो बाहर एब्डोमिनल कैविटी में लीक हो जाएंगी और वहाँ पे मेजर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, पेरिटोनाइटिस। इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है कॉलिसिस्टाइटिस की वीडियो में, सो डू चेक इट आउट। देन आफ्टर केयर, अब हम इनका प्रोसीजर होने के बाद जो उसको केयर प्रोवाइड करनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे क्योंकि पेशेंट को हमने अगर तो सिडेशन दी है तो भी, अगर हमने पेशेंट को लोकल सिडेशन दिया तो भी हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, लेकिन अगर हमने पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश किया था तो भी हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे क्योंकि पेशेंट के वाइटल साइंस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसकी बॉडी आयोडीन को रिएक्ट कर जाए, हो सकता है कि उसको एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से उसका हार्ट रेट बढ़े या बीपी पे इफेक्ट हो, तो हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। चेक वाइटल साइंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट के वाइटल साइंस में प्रॉब्लम हो सकती है एनेस्थीसिया की वजह से, एंजाइटी की वजह से, नर्वसनेस की वजह से, तो हम उसको प्रॉपरली चेक करते रहेंगे। देन एक्सप्लेन द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, जो हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ी थी जैसे कि सोर थ्रोट हो सकता है, तो वो हम पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसके रिलेटेड आपको क्या करना है वो भी हम पेशेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देंगे। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेट रिगार्डिंग रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप। अगर पेशेंट को इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा रिएक्शन या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो पेशेंट आफ्टर प्रोसीजर ऑब्जर्व करता है खुद में, तो पेशेंट को उसके बारे में बताना है कि आपको ऐसा कुछ हो तो आपने रिपोर्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट अगर कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम होती है तो हम उसको टाइम पे ट्रीट कर पाएँ। और फॉलोअप, पेशेंट का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है या हमारे पास जो पेशेंट है वो प्रोसीजर करवा के गया है तो उसका फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हम चेक करते रहेंगे कि पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ड्यू टू प्रोसीजर, और जो जिस वजह से हमने पेशेंट का प्रोसीजर करा था उसके लिए भी हमें फॉलोअप चाहिए होगा, राइट। लास्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे इसका एक शॉर्ट रिव्यू लेने के लिए। जो प्रोसीजर है वो हमने पढ़ लिया कि हम पिक्चर्स के थ्रू चलते हैं, ग्राफिंग के थ्रू चलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज एंडोस्कोपिक एंड फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग साइमल्टेनियसली।
अब हमने पढ़ा कि एंडोस्कोप में कैमरा लगा होता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमें विजुलाइज होते हैं, और हमने डाई भी देनी है और उसके इमेजेस कलेक्ट करने हैं कि डाई कहाँ कहाँ ट्रैवल करी, किस किस तरह से करी। तो वो फ्लोरोस्कोपिक होती है क्योंकि डाई जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, राइट। तो दोनों का हम एक कलेक्टिव डाटा चेक करके फिर ही किसी फाइनल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट ऑप्शन के ऊपर पहुंचते हैं, राइट। देन बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोसीजर, ये डायग्नोस्टिक भी है और थेरापेटिक भी है, हमने पहले भी पढ़ लिया। डायग्नोस्टिक हम कुछ चीज़ें डायग्नोज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और थेरापेटिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए भी हम इस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं। देन इज कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड इज़ वाटर सॉल्युबल आयोडीन। जो भी हमने डाई यूज़ करनी है वो वाटर सॉल्युबल होती है। हम पेशेंट्स को, इसमें तो हम इंजेक्ट कर रहे हैं ना इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, लेकिन कुछ केसेस में जैसे सीटी होती है पेशेंट की, तो हम उसको घोल के पिलाते हैं, पानी में डिज़ोल्व करके हम उसको पेशेंट को ओरली लेने के लिए बोलते हैं। तो वाटर सॉल्युबल आयोडीन होती है और आयोडीन रेडियो एक्टिव है वो। देन कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड रेट्रोग्रेडली, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड कन्फ्यूजन वाला टर्म है इस टॉपिक में, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि कंट्रास्ट मीडिया जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देन इंपॉर्टेंट इज NPO फॉर 8 आवर्स, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि पेशेंट 8 घंटे की फास्टिंग में होना चाहिए। पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करना है कि स्ट्रिक्टली 8 घंटे का कम से कम हमने फास्टिंग करनी है। देन नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ चेक किडनी फंक्शन बिफोर ERCP। हम पेशेंट को एक डाई दे रहे हैं, तो डाई को एक्सक्रीट करने के लिए किडनी फंक्शन ठीक होना चाहिए, तो उसकी वजह से हम किडनी फंक्शन पहले से बिफोर हैंड हम चेक करेंगे। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है किडनी फंक्शन में तो हम पेशेंट को डाई नहीं देते, क्योंकि अगर वो डाई बाहर नहीं निकली तो वो बॉडी के लिए फेटल प्रूव हो सकती है। ये अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट आस्क फॉर मेडिकेशन हिस्ट्री, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेटफॉर्मिन के साथ उसको कभी भी प्रोसीजर के लिए नहीं भेजना। देन एड्रेस डाउट्स एंड फियर्स ऑफ द पेशेंट, तो उसका हमने डाउट और उसके फियर्स को हमने क्लियर करना है, उसको सुनना है अच्छे से और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। प्रोवाइड नीडेड मेडिकल एंड इमोशनल केयर, अब हमारे पास पेशेंट है, हम नर्स हैं, तो हमें पेशेंट की मेडिकल चीज़ का भी ध्यान रखना है और इमोशनल नीड का भी ध्यान रखना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ERCP। आई होप आई हैव मेड द पॉइंट्स वेरी क्लियर, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, and let's meet with another video. Until then, take care. Thank you.